वतन के लोगों, जरा खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। तुम भूल न जाओ उनको, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय पड़ी थी आजादी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी थी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी। जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीर पे रख के माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मदरासी, कोई गोरखा कोई मदरासी। सरहद पे मरने वाला हर वीर था भारतवासी। सरहद पे मरने वाला हर वीर था भारतवासी। खून गिरा पर्वत पे, जो खून गिरा पर्वत पर ओ खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गंवा के, फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि हम मरते हैं। जब अंत समय आया कह गए कि हम मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारो, खुश रहना देश के प्यारो। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवार, लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। पर भूल न जाओ उनको, पर भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। आप कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। जैसा कि समाचार के माध्यम से आप लोग को मालूम हो गया होगा कि मुंबई
कोरोना महामारी के प्रकोप से बुरी तरह से प्रभावित है। इसके बावजूद भी गत 5 अगस्त को प्राकृतिक आपदा ने बुरी तरह चपेट में ले लिया था। 5 अगस्त के रात को लगभग 5 बजे से जो शुरू हुआ झंझावात, तूफान और बारिश जो रात तक तांडव मचाती रही। इस बीच बहुत सारे पेड़ सीएसटी से लेकर के कुलाबा नेभी नगर तक गिर गए थे, जो सड़क अवरुद्ध कर दिए थे और यातायात की सारी सुविधाएं ठप पड़ गई थी। मुंबई की सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी जल जमाव के कारण रुक गया था। उस दरमियान अपने सहकर्मी जो आईएनसीएस मुंबई में कार्यरत नवी मुंबई, बेलापुर और विरार के जो भी सहकर्मी थे, उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए मैं और मेरे साथ आईएनसीएस के रीजनल मैनेजर कमांडर अमोल यादव सर के साथ हम लोग रात के 1 बजे तक प्रयास किए। इस बीच में हम लोग मुंबई के विभिन्न सड़कों पर कोलाबा से लेकर के और सीएसटी स्टेशन तक विभिन्न रास्तों से अलग अलग होकर के गए, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई क्योंकि प्राकृतिक आपदा पूरी तरह चपेट में ले ली थी और सड़क अवरुद्ध हो चुके थे। अंततः हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग वापस लौट के आते हैं, कल का कल देखा जाएगा। उसके बाद हम लोग अपने सहकर्मियों के साथ वापस नेभी नगर आए। यहाँ खाने पीने और रहने का हम लोग समुचित व्यवस्था किए। कल होकर के जब नींद खुली तो विश्वास ही नहीं हुआ, मुंबई अबाध रूप से उसी गति से फिर सड़क पर दौड़ती हुई नजर आई। एक पल के लिए तो तसल्ली हुआ, मगर ये विश्वास ही नहीं हुआ कि कल जो हम रास्ते पर गाड़ी चला रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मोटर बोट चला रहे हैं, और आज सब कुछ समान हो गया और मुंबई अपने हमेशा से चलती है वैसे ही चली आ रही थी। इसके लिए भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही जो मुंबई को पटरी पर लाने के लिए जो रात भर मुंबई के बीएमसी कर्मचारी, यातायात पुलिसकर्मी और प्रशासनिक कर्मचारी जो रात भर मुंबई को सामान्य करने में, यातायात हो, पेड़ पौधे के काटने का हो, जल जमाव निवारण हो, जो भी समस्या हो, उन सब से निजात पाने के लिए जो कर्मचारी रात भर लगे रहे और सुबह होते होते मुंबई की रफ्तार कहीं रुक न जाए, थम न जाए, इससे निजात दिलाने के लिए रात भर लगे रहे। और परिणाम भी वही हुआ कि सुबह होते होते सारे का सारा जल जमाव और सड़क पर गिरे हुए पेड़ सब कट चुके थे, सारी और ये समाप्त हो चुकी थी और मुंबई फिर अपने पटरी पर लौट चुकी थी। इस सभी उपलब्धि के लिए पूरे प्रशासनिक बीएमसी के अधिकारी, पुलिस को मेरे तरफ से ग्रैंड सैल्यूट। साथियों, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के 74वें वर्षगांठ पर संपूर्ण भारतवासियों को हार्दिक बधाई। दोस्तों, जुगों जुगों तक हम इस स्वतंत्रता को बनाए रखें, हमारी एकता मजबूत बनी रहे, अनेकता में एकता रहे, हर राज्य एक दूसरे से, हर व्यक्ति एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करे और इसको बनाए रखने और इसको प्राप्त करने में जो शहीद वीर, स्वतंत्रता सेनानी, किसान अपने प्राणों की आहुति दिया, बलिदान दिए, अपना जीवन समर्पित किए, उन सभी को पुनः मैं एक बार सैल्यूट करता हूं। साथियों, अब हम कुछ क्षण के लिए इतिहास के उस पल में जाएंगे जहां से हमारी गुलामी और गुलामी से निजात पाने के लिए हमारे योद्धा, वीर, सपूत, शहीद, देशभक्त, वीरांगनाएं जो अंग्रेजों से संघर्ष करके ये हमें आजादी दिलाए। ये आजादी ऐसे ही नहीं आ गई, इस आजादी को पाने के लिए बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारे बलिदान और बहुत सारे यातनाएं झेलनी पड़ी। दोस्तों, बहुत सारी यातनाएं, उस यातनाओं में ऐसी यातनाएं हैं जो कि कहने में हमें
अभी भी डर लगता है, सुनने में डर लगता है, रोम रोम कांप जाता है और हृदय दिल सिहर उठता है। अब सोचिए कि उस समय क्या होता होगा जिनके ऊपर वैसी आपबीती हुई होगी। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे किसानों के साथ, हमारे नौजवानों के साथ, ऐसी मजदूरों के साथ ऐसी दुर्व्यवहार होती थी जिसकी कल्पना करना तक भी मुश्किल है। क्या होता था, जब अंग्रेजों के मैडम को मनोरंजन करना होता था, हाँ साथियों, मनोरंजन, हम भारतीयों को मनोरंजन का साधन बना ली थी। मनोरंजन करना होता था तो चारों तरफ मैडम में बैठ जाती थी, उनके बेटे बेटियां बैठ जाते थे, बीच में किसी मजदूर को लाया जाता था और उनके पीठ के ऊपर कोड़ों से वार किया जाता था, और जब वो चिल्लाते थे तो मेम साहिबा लोग हंसती थी और अपना मनोरंजन पूरा करती थी। दोस्तों, यहाँ तक ही सीमित नहीं था, उनका अत्याचार दिन दुनी और रात चौगुनी बढ़ता जा रहा था। इस प्रकार के अत्याचार के अलावा एक और अत्याचार आप लोग के सामने लाना चाहता हूँ, आपके प्रकाश में लाना चाहता हूँ। वो अत्याचार ऐसी थी कि जो ब्रिटिश हुकूमत के दौरान लड़कियां, मेम साहब की लड़कियां एमबीबीएस कर रही होती थी, उनको प्रैक्टिकल में नॉलेज करना होता था कि 1 माह का बच्चा कैसा होता है, 2 माह का गर्भ कैसा होता है, 3 माह का गर्भ कैसा होता है, ऐसा कर करके 7-8 तक वो लोग जानना चाहते थे कैसे होता है। तो जबरदस्ती किसी माँ, किसी बहन, किसी के बहू, किसी बेटी के गर्भ को लाया जाता था, बच्चा लाइव निकाला जाता था और लाइव वो लोग देखते थे। अंततः या तो वो माँ और बहू बेटी भी मर जाती थी और वो लड़के को मरना ही था। तो इस प्रकार के अत्याचार और ना जाने कितने कितने तरह के अत्याचार को देख करके हमारे देश के बहुत सारे जवान, किसान और नौजवान के खून में उबाल आना शुरू हुआ, लेकिन वो दब जाता था। इसका कारण था कि भारत एक विशाल देश था, लेकिन ये जो घटना होती थी वो छिटपुट जगहों पर होती थी, एक साथ सब जगह पे ऑर्गेनाइज तरीका से नहीं होता था। तो क्या होता था, अंग्रेजों के पास दमनकारी नीति के अनुसार से गोला बारूद से, डंडे चलवा करके, बंदूकें चला करके, मशीन गन चला करके उस दमन नीति से दबा दिया जाता था। जैसे कि आपको जलियांवाला बाग का कहानी मालूम ही है, वहां पे जनरल डायर ने पूरी निहत्थे भारतीयों पर, देशभक्तों पर गोली चला करके लगभग 5 से 6 हजार वीर सैनिक, वीर सपूत, भारत माता के सपूत को उन्होंने कुएं में डाल दिया था। तो ऐसे ऐसे अत्याचार उन्होंने कर करके दबाना शुरू किया, लेकिन अत्याचार का अंत होता है, एक न एक दिन अत्याचार का अंत होता है। और उसका अंत जब आया, उसी बीच में हमारे क्रांतिकारी दल के नेता खुदीराम बोस, जिनका उम्र मात्र 19 वर्ष था, 19 वर्ष के उम्र में उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा। 19 वर्ष के आयु में, हाँ दोस्तों, 19 वर्ष के आयु में वो युवा क्रांतिकारी पूरे देश में अपने क्रांति के दहशत से अंग्रेजों के चौखट हिला दिए थे। अंग्रेज उनके नाम से कांपने लगे थे। उनका नारा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। ऐ अंग्रेज, तुम्हारे बाजू में कितना ताकत है, अब हमारे देशभक्ति जो देश में जज्बा, मेरे दिल में जो जज्बा जग चुका है, एक कातिल तुम्हारे हाथ में कितना ताकत है जो हमें काटोगे, देश के दिल में कितना जज्बा है, इसमें देखना है कि जो तेरा चलेगा या मेरा चलेगा। जाहिर है देशभक्तों की जोर ही चली और हमारा आंदोलन, मतलब स्वतंत्र प्राप्ति का आंदोलन दिन दुनी और रात चौगुनी के रफ्तार से बढ़ती गई, जिसमें अंग्रेजों से ललकारते हुए राम सिंह बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे और न जाने कितने अनगिनत क्रांतिकारी ने इस मुहिम में साथ निभाया। दोस्तों, मैं एक बार और प्रकाश डालना चाहता हूं। मंगल पांडे वो क्रांतिकारी थे जो जब
गांव में गाय चराने जाते थे या भैंस चराने जाते थे, उस समय वो भैंस का रस्सी गले में बांध करके लटकने का प्रयास करते थे। बोले कि यदि फांसी पड़ेगी तो इस गले को इतना मजबूत करो कि फांसी का वो रोप टूट जाए। इस तरह से वो फांसी के फंदे बना करके उसके साथ झूला करते थे, खेला करते थे। हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि कितनी कितनी मेहनत, कितनी दृढ़ता, कितनी निश्चय और कठोर से कठोर तपस्या करके, बलिदान दे करके ये आजादी हमें मिली है। मैं कहना चाहता हूं कि ये भी सौभाग्य बिहार राज्य के चंपारण से, चंपारण के तुरकोलिया गांव से अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, जो कि बाद में बहुत बृहत रूप लिया, बहुत बृहत रूप लिया। और उसके परिणाम स्वरूप हमारे देश में क्रांति की लहर एकदम पूरी तरह अंग्रेजों के खिलाफ हो गई, पूरी तरह से आग भड़क गया, क्रांतिकारी पूरा भड़क गया। हमारे क्रांतियों का कहना था कि भरा नहीं है भावों से, भरा नहीं है भावों से जिसमें बहता रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। एक तरफ इस नारा के द्वारा अंग्रेजों को ललकारते थे, तो दूसरी तरफ जो भारतवासी होकर के भी अंग्रेजों के डर के मारे या उनके गुलाम या उनके चटकर्ता करते थे, उनको खून में खून दौड़ाने के लिए, लहर दौड़ाने के लिए, जोश जगाने के लिए इस नारा का प्रयोग होता था कि भरा नहीं भावों से इसमें बहता रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ऐसा सुन सुन करके जो अधमन से थे वो भी तैयार हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेने के लिए सड़कों पर उतर गए। आज जाहिर है कि जब इतने लोग तैयार हो जाएंगे तो गोली बारूद बम कुछ भी काम नहीं आएगा। और अंततः 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। आजाद हुआ, लेकिन आजाद होने से पहले कितने, बहुत लोगों का तो मैं नाम नहीं लिया, बहुत लोगों का मैं नाम नहीं ले पाया, क्योंकि वो जलियांवाला बाग के कुएं में कितने दब के शहीद हुए, उनको हम उस समय अंग्रेज हुकूमत थी, किसी का नाम आने नहीं दिया स्वतंत्रता सेनानी में। कुछ करके तो बाद में जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ उसके बाद लिस्ट बनना शुरू हुआ, जिसमें बहुत सारे नाम आए, लेकिन बहुत से गुमनाम लोग थे जो स्वतंत्रता प्राप्ति करने में बहुत सारा सहयोग दिए। आज एक बार पुनः उन सभी शहीदों को मेरा नमन और श्रद्धांजलि। साथियों, हाल ही में पड़ोसी चीन ने लद्दाख के गलवान घाटी में हमारे निहत्थे सैनिकों पर हमला बोल दिया। बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि वो हमेशा दोस्ती की बात करते करते 1962 में भी हिंदी चीनी भाई भाई करके, और फिर इस बार भी ऐसा ही हुआ। कोरोना पहले तो उसने पूरे दुनिया का कोरोना बांटा और गलवान घाटी में हमारे निहत्थे सैनिकों पर कटीली लाठी डंडों से हमला कर दिया। हालांकि उसमें भी उनके भी सैनिक से हताहत हुए, बट वो अपना डिक्लेयर नहीं किया। हमारे लगभग 20 जवान शहीद हुए, लेकिन जब बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू का शहादत की खबर आई तो पूरी बटालियन में खून खौल उठा और उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि हम आज का बदला आज ही लेंगे, इसका बदला इसी रूप में लेंगे जिस रूप में उन्होंने हमें दगा दिया है। और उसकी योजना तैयार हुई, सरकार से परमिशन मिला। घातक दल जो बहुत प्रशिक्षित सेना, हर कमांडो के तौर पर उसको तैयार किया जाता है, उसमें बिहार रेजिमेंट और पंजाब के सिख रेजिमेंट से घातक दल के 300 जवान तैयार हुए। 300 जवान तैयार हुए, योजना तैयार हुई। चाइनीज सैनिकों को घमंड था कि 5 किलोमीटर अंदर तक आकर के भारतीय सेना की हिम्मत ही नहीं है। भारत की सेना दुनिया में नंबर 1 पे है और वो अपना नंबर 1 को पहचान घाटी से 5 किलोमीटर दूर एक शिविर में, छावनी में 3000 चीनी सैनिक थे
जब हमारा सेना घातक दल बिहार रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट के जवान अपनी आक्रामकता से जब वहां बढ़ रहे थे तो बहुत लोग, हालांकि ये अटैक बहुत सुनियोजित ढंग से हुआ था, रात के 12 से 2 बजे के बीच में, रात के 12 से 2 बजे के बीच में हुआ था। तो जो भी बाहर देखे ये कर्मता देखे कि बहुत तो भाग खड़े हुए। उसके बाद जो बचे घातक दल के जो भी हाथ लगे उनकी लगभग 250 से 300 चीनी सैनिकों की गर्दन मरोड़ दी गई, जो जिंदगी में कभी वो सीधा होने वाला नहीं। भारत की मीडिया नहीं कह रही है, विदेशी मीडिया और सैटेलाइट से जो पिक्चर लिया गया है उसके आधार पर मैं बता रहा हूं और उनका मीडिया का रिपोर्ट बता रहा हूं कि लगभग उनके 150 से 200 सैनिक जिनकी लाशें भारतीय सेना छत पिछत करके और घाटी में गिरा दिए थे, 40 हेलीकॉप्टर 3 दिन तक ढूंढ के निकालती रही। दोस्तों, हमारी सेना की वीरता और शौर्यता पर हमें गर्व है, आपको भी गर्व करना है। और सेना का जवान चाहे वो भूतपूर्व हो या वर्तमान में सैनिक हो, उनका सम्मान हमें करना चाहिए, दिल से करना चाहिए, क्योंकि सेना के ऊपर ही देश की संप्रभुता और अखंडता और सीमाएं सुरक्षित है। जब सीमा सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित है, जब सीमा सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं है। इसलिए सेना में जो भी कार्यरत हैं उनके परिवार और उनके फादर मदर माता पिता की देखभाल की जिम्मा आम जनता की होनी चाहिए, तब वो अपना तन मन धन से भारत माता का सेवा सीमा पर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उन सभी गलवान घाटी के घातक दल के सदस्यों को पुनः सैल्यूट करता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं और जो 20 मारे शहीद हुए, जो लड़ते लड़ते शहीद हुए भारत माता के लिए, उनको नमन करता हूं। और आप लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि उनकी शहादत को आप भूले नहीं, और जो जहां से भी है जो 20 गलवान घाटी में शहीद हुए हैं, उनके परिवार को सरकार देखे या ना देखे, क्योंकि किसी भी सरकार से हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जो भी सरकारें आती हैं तो अपना वादा मुकर जाती है, हम उस पर नहीं बात करना चाहते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, लेकिन वहां के नागरिक से मैं अनुरोध करूंगा कि उनके भले सैनिक शहीद हो गए, लेकिन उनकी विधवा औरत और बच्चे को ये एहसास नहीं होने देना है कि उनके पिता का, उनके पति का स्वर्गवास हो चुका है, शहीद हो चुके हैं, वो हमारे लिए शहीद हुए हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको सुरक्षित महसूस कराए और उनकी अनुपस्थिति में जो भी उनके सुख सुविधा के लिए जरूरी कार्य हो वो पैसा हम करें। ऐसा हुआ है दोस्तों, एक सीआरपीएफ का जवान जो मध्य प्रदेश में शहीद हुए थे, उनको सरकारी अनुदान के नाम पर कुछ नहीं मिला। वहां के गांव के लोग यही इसी रक्षाबंधन के अवसर पर 2 मंजिला मकान बना करके और सारे लोग उनकी विधवा औरत को हथेली पर रख करके गृह प्रवेश कराया। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि सरकार ही सब काज करे, हम जनता 130 करोड़ जनता, हमारा भी फर्ज है कि जो सेना में गए हुए हैं, शहीद हुए हैं या कार्यरत है, उनका देखभाल करना। और ऐसा देखभाल करेंगे हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, हम सुरक्षित रहेंगे। तो जो भी समस्या आज हमारे देश में आ रही है, उन समस्या को सुलझाने के लिए और कदम उठाने के लिए और किसको क्या करना चाहिए, इस संबंध में सब समुचित ढंग से कैसे क्या स्टेप लेना चाहिए कि हमारा देश मजबूत हो, इस संबंध में मैं एक कविता लिखा हूं। दोस्तों, मैं स्वतंत्रता दिवस के 74वें वर्षगांठ पर मैं चाहता हूं कि इस कविता के अनुरूप यदि कार्य करेंगे तो निश्चित ही एक दिन हमारा देश दुनिया में नंबर 1 विकास से, संस्कृति से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनकर उभरेगी। दोस्तों, पेश है वो कविता। जाग जाग हर हिंदुस्तानी जाग, जाग जाग हर हिंदुस्तानी जाग,
खप्पर वाली काली जाग, सातों बहनी जगदम्बा जाग, भैरव बाबा तुम भी जाग, जाग जाग जगदम्बे जाग। कर रहा है चीन घात, कर रहा है चीन घात, बरसे कुठारा घात, इंसानियत का विश्वासघात कर। हे देवाधिदेव जाग, जाग जाग हर हिंदुस्तानी जाग। दुश्मनों पर छोड़ अपनी नाग, दुश्मनों पर छोड़ अपनी नाग, जटा से प्रलय और मुख से निकले अंगार, दुश्मन जल के हो खाक, जाग जाग हे महादेव जाग, जाग जाग हिंदुस्तानी जाग। बर्फ वाला बर्फानी जाग, बर्फ वाला बर्फानी जाग, मानसरोवर का रख के मान, बचा रहे हिंदुस्तान का मान, अनंत है तेरे रूप महान, जाग जाग हर हिंदुस्तानी जाग, जाग जाग जगदम्बे जाग। अंतर्जामी है त्रिनेत्री जाग, अंतर्जामी है त्रिनेत्री जाग, दुश्मन पर फौज प्रलय आग, हे अंतर्जामी के आत्मा जाग, चीन का हो सर्वनाश, ना बचे धरती ना बचे आकाश, ड्रैगन का करे संहार, जाग जाग हर हिंदुस्तानी जाग। राम जाग रहीम जाग, राम जाग रहीम जाग, गिरजा घर के ईसा जाग, मस्जिद वाला आला। नाथ वाली माँ वैष्णवी जाग, अजमेर वाला चिश्ती जाग, सर्वधर्म के देवता जाग, सुरक्षित रहे भारत महान, जाग जाग जगदम्बे जाग, जाग जाग हर हिंदुस्तानी जाग। अभी महत्वपूर्ण है उसका जगना। किसका जगना? राजनेता के आत्मा जाग, राजनेता के आत्मा जाग, पक्ष विपक्ष के नेता जाग, सर्वाद स्वार्थ का करो मोह त्याग, देशभक्ति का राग अलाप, सही नियत और नीति जाग, बदले हुए हर भारतीय का भाग, सदा रहे ऊंचा। भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार पर बोले, अपना राज अपने ही खोले, हर घोटाले भाजपाज की आत्मा जाग, जनता का करे कल्याण, जन कल्याण की संविधान जाग, जन कल्याण की संविधान जाग, जाग जाग हर हिंदुस्तानी जाग। कृषक मित्र बनकर सरकार जाग, कृषक मित्र बनकर सरकार जाग, उद्योग धंधे का कर नियम आसान, उद्योग धंधे का कर नियम आसान, सर्वहिताय सर्वहिताय सर्वदा सुखाए, नीति के रचने वाला जाग, जाग जाग जगदम्बे जाग, जाग जाग हर हिंदुस्तानी जाग। अभी दूसरा जो महत्वपूर्ण है, उद्योगपति, उद्योगपति देश का जान होता है। रतन टाटा के आत्मा जाग, रतन टाटा के आत्मा जाग, मुकेश अंबानी तू भी जाग, अदानी के हे गौतम जाग, नारायण मूर्ति के आईटी जाग, अंजिम के विप्रो जाग, महिंद्रा के महंता जाग, सब उद्योगपति मिल गाओ एक राग, विदेशों तक जाए देसी उत्पाद, कोई न गाए चीन का राग, हर क्षेत्र में छाए देसी उत्पाद, देशभक्ति का हो मन में राग, मुनाफा जाए सबके मन से भाग, ड्रैगन का विकल्प बनाकर जो आज चीनी सामान पूरे इंडिया में, पूरे भारत में घर घर में फैला हुआ है, इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ इन उद्योगपतियों से कि मुनाफा छोड़िए, मुनाफा छोड़िए और देश हित में काम कीजिए। मुनाफा का जाए सबके मन से भाग, ड्रैगन का विकल्प बनाकर विश्व को अपने दर झुका। हे उद्योगपतियों के सच्ची आत्मा जाग, हे उद्योगपतियों के सच्ची आत्मा जाग, जाग जाग हर हिंदुस्तानी जाग। सुभाष चंद्र बोस का इनकलाब जाग, चंद्रशेखर का क्रांति जाग, भगत सिंह का प्रण जाग, लोहा लिया जो अंग्रेजों से, लोहा लिया जो अंग्रेजों से, उन शहीदों के खातिर जाग, गांधी के रखवाले जाग, अखंड भारत के खंड न हो, हे भारत के सते सपूत जाग, वीर कुंवर के खड़ग जाग और रानी लक्ष्मीबाई की तलवार, राजगुरु सुखदेव का बलिदान जागे, हंसते हंसते तेजे प्राण, आहुति उस खुदीराम की, आहुति उस खुदीराम बोस की, उनके माँ के खातिर जाग,
आहुति खुदीराम बोस की, उनके माँ खातिर के जाग, जाग जाग हर हिंदुस्तानी जाग, जाग जाग हे देवाधिदेव जाग। सैनिकों के कृपाण जागे, सैनिकों के कृपाण जागे, किसानों के हल कुदाल। सैनिकों का कृपाण जागे, सैनिकों का हल कुदाल। वैज्ञानिकों का तकनीक जागे, वैज्ञानिकों का तकनीक जागे, टेक्निक जागे। और उद्योगपति का उत्पाद संपूर्ण भारत को अपना माने, संपूर्ण भारत को अपना माने। देश का हो ऐसा प्रधान, जाग जाग हर हिंदुस्तानी जाग, जाग जाग जगदम्बे जाग। दोस्तों, मैं इस कविता के माध्यम से हर क्षेत्र में कार्य करने वाले, हर क्षेत्र में अपना योगदान जो देश की अर्थव्यवस्था में देने वाले हैं, आत्मनिर्भर बनाने वाले हैं, उन सब से आह्वान किया हूं। आशा करता हूं, आशा ही नहीं विश्वास करता हूं कि यदि इस राह पे जिस वैज्ञानिक हमारे तकनीक को विकसित करे, उद्योगपति चाइना का विकल्प बन करके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स और छोटे मोटे खिलौने, मोबाइल्स, जितने भी चीजें हैं उनका विकल्प बना करके भारत में सप्लाई करे, उत्पादन रखे। तीसरी तरफ से नेताओं से ईमानदारी का अपील किया हूं। तो दूसरी तरफ सरकार से जो उद्योगपति है उनके लिए आसान नियम, वन डोर सिंगल विंडो में सब लाइसेंस, सब कल कारखाना खोलने का प्रावधान हो, ऐसा आसान करने का किया हूं। तो किसानों के लिए हल कुदाल से अपना धरती माँ का सेवा का आह्वान है। दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं उम्मीद है कि आप सब इस कार्य पे आगे बढ़ेंगे और हमारा भारत एक दिन संपन्न, सुखी, समृद्ध और विश्व में शक्तिशाली होगा। दोस्तों, आशा करता हूं जो भी मेरे साथ त्रुटि हुई होगी उसको नजरअंदाज करते हुए जो इस कविता का मूल रूप था, मूल उद्देश्य था, उस मूल उद्देश्य पर जाएंगे। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बिहार के राजनीतिक हालात पर मैं आंशिक प्रकाश डालना चाहूंगा। जब पूरा राज्य, दोस्तों बड़ी शर्म की बात है कि बिहार राज्य कोरोना महामारी प्रकोप से बुरी तरह प्रभावित है और ये दिन दुनिया रात चौगुनी बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूं, आज मैं किसी का निंदा करना नहीं चाहता। आज स्वतंत्रता दिवस के 74वीं वर्षगांठ है, मैं किसी सरकार का निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करें, जनता इतनी मुश्किल घड़ी से गुजर रही है, फिर भी जो सरकारें हैं वो चाह रही है कि चुनाव अभी हो। उनको कोरोना महामारी से लेना देना ही नहीं है, जबकि होना यह चाहिए कि चुनाव कभी भी हो, चुनाव कभी हो या ना हो, राष्ट्रपति शासन लग जाए तो क्या हो गया, कोरोना महामारी की रोकथाम होनी चाहिए। लेकिन जो सरकारें और जो चुनाव आयोग खुद बोली थी कि नवंबर में चुनाव कराना हमारी बाध्यता नहीं है, कोई नियम नहीं है कि चुनाव नवंबर में ही नियत समय पर हो, चुनाव को टाला जा सकता है। आज वही चुनाव आयोग बोल रही है कि नहीं, चुनाव निश्चित समय पर ही होगा। भाई, चुनाव निश्चित समय पर होगा, फिर कोरोना महामारी को कौन रोकेगा? जो कर्मचारी कोरोना महामारी के रोकथाम में लगे हुए हैं, जो स्कूल कॉलेज क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं, से क्वारंटाइन सेंटर हटाया जाएगा। जो विधि व्यवस्था में लगे हुए हैं, मास्क नहीं पहन रहा है, उनको रोकने के लिए या अन्य भी किसी भी कारण से हॉस्पिटल में या सड़क पर या कहीं भी लगे हुए, उन सबको हमें चुनाव में देना पड़ेगा। चुनाव में देने पर क्या होगा कि हमारा कोरोना महामारी से लड़ाई धीमी पड़ जाएगी और जान माल का काफी नुकसान होगा। बट सरकार को क्या लेना देना? सरकार को मैं अपने से पहले संबोधन में भी मैं बता चुका हूं, 2 बार 3 बार जो मैं वीडियो बनाया हूं उसमें भी मैं बता चुका हूं कि बिहार ही नहीं, किसी भी राज्य में कोई भी सरकारें हो, बीजेपी हो, जनता दल यूनाइटेड हो,
राजद हो, कांग्रेस हो, बीजू जनता दल हो, कोई भी सरकार को अपनी सरकार कुर्सी बचानी होती है, आम जनता से किसी को कोई मतलब नहीं होती है। और यही कारण है कि बिहार में साझेदार जो केंद्र में स्थापित बीजेपी की सरकार है, उनके दिशा निर्देश पर बिहार में नियत समय पर चुनाव कराना चाहती है, ताकि कोरोना महामारी का भयंकर रूप ले उससे पहले सरकार में हम पुनः स्थापित हो जाए। दोस्तों, मैं आज कुछ बोलने नहीं आया हूं और नहीं बोलूंगा। मैं बस अपनी बिहार के जनता को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। यदि उस सुझाव पे काम करे तो हो सकता है कि भले कोरोना महामारी फैले या लगाम लग, लेकिन हम अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को यदि सही चुनेंगे, साफ सुथरा स्वच्छ छवि वाले को चुनेंगे, जो दबंग किस्म का आदमी ना हो, जो बेझिझक जा सके, अपना दुख दर्द सुना सके। यदि ऐसा साफ स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार को हम चुनते हैं, मतदान करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। हम ऐसे उम्मीदवार का चयन करें, जो उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हो, जिसको विकास में और विनाश में दोषी निर्दोषी के सामाजिक, आर्थिक और सभी चीज का ज्ञान हो, वो जनता के दुख दर्द को समझने लायक हो, ऐसे आदमी को हमें चुनाव करना है। जातीयता के चक्कर में न पड़े। जब भी चुनाव आता है तो हर वर्ग के लोग अपने पास आके वोट मांगने लगता है कि मैं आपका जाति, इस जातीयता के चक्कर में नहीं पड़े। आप उम्मीदवार के भीतर या बाहरी होने का फर्क ना करें। वोट कभी भी बेकार नहीं जाती है, आप जिसको लायक समझते हो, आप ये मत सोचिए कि ये हार जाएगा, ये जीत जाएगा, वो आप मत कीजिए। जो अच्छा आदमी है उसका चुनाव कीजिए और उनको वोट कीजिए। आप क्षेत्र प्रतिनिधि चुन रहे हैं, मुख्यमंत्री चुनने का काम जो प्रतिनिधि है उनका है। आप बड़ी पार्टियों के लोभ लालच और बहकावे मत आइए और अपने अच्छे उम्मीदवार को वोट न दे करके दलगत राजनीति जो गुंडा बदमाश है उनको वोट न करें, उनके बहकावे में न आए। यदि आप क्षेत्र के प्रतिनिधि को चुनिए, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि खुद चुने जाएंगे। उपरोक्त बातें पर ध्यान देंगे तो आपके बच्चे का भविष्य या पीढ़ी का भविष्य बनेगा कि नेता का बेटा और उन्हीं की पीढ़ी आगे बढ़े। जैसा कि एक बार जो नेता चुनाव जीत जाता है वो 7 पीढ़ी तक कितना कमा के जाता है कि 7 पीढ़ी तक वो अपने पीढ़ी के लिए छोड़ जाता है। तो चुनाव आपके हाथ में है कि आप अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं या जातीयता के चक्कर में पड़ करके उन राजनेताओं का जो आपका शोषण करता है। मैं इन्हीं सब बातों से आज पुनः देश के स्वतंत्रता दिवस के 74वें वर्षगांठ पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं और उसमें शहीद वीर सपूतों को सैल्यूट करता हूं। धन्यवाद।